राज्यसभा के चुनाव में वो क्रॉस वोटिंग हुई है, क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या उसके ऊपर इस जजमेंट के आधार पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जरूर होनी चाहिए, लेकिन भारत का विपक्ष भी उतना ही कमजोर है जितना सत्ताधारी पक्ष की नीतिमत्ता। तो ये दोनों को समझना चाहिए। ये दोनों को जब समझेंगे तो इंडियन पॉलिटिकल कल्चर इज अ बेसिकली करप्ट। कोई भी आईएएस ऑफिसर जो भी है, इसको अगर रिटायर होता है तो उसका मिनिमम कूलिंग पीरियड होता है, 6 महीना, 1 साल, जो भी है। तो ये हम्म कूलिंग पीरियड जजेस के ऊपर भी लागू होना चाहिए। हम्म बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे भी लोग बैठे हैं, उनके ऊपर लागू होना चाहिए। नहीं तो आज मैं बॉम्बे का पुलिस कमिश्नर हूँ और कल इस्तीफा देके चुनाव लड़ रहा हूँ। अब उसके पहले मैंने बहुत कुछ काम किया है। तो ये मामले को भी देखने की जरूरत है। इसीलिए मैं रतनलाल जी बार बार कहता हूँ कि भारत का लोकतंत्र अभी भी विकसित नहीं हुआ है। 1998 के नरसिंह राव के मामले में जो फैसला दिया था उसको पलट दिया। ये एक अच्छी बात है कि ये 7 जजों का फैसला एकमत से लिया गया है। ये बहुमत का हम्म फैसला नहीं है। ये सातों जजेस एक एक विचार के हैं, एक निर्णय के हैं, और उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। ऐसे मामले से लोकतंत्र ठीक नहीं चलेगा, और इसलिए ऐसे काम, पैसे लेना, चाहे वह संसद में बोलने के लिए या हम्म विधानसभा में बोलने के लिए, या पैसे लेना या देना फिर वोटिंग करने के लिए विधानसभा में या लोकसभा में या पार्लियामेंट में, ये दोनों को अपराध माना जाएगा। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस नाम का प्रोटेक्शन सांसदों हम्म को आर्टिकल 105 के माध्यम से मिलता है, और विधानसभा के एमएलए को आर्टिकल 194 के माध्यम से मिलता है। अब ये प्रोटेक्शन क्या है? भारतीय राजनीति का करप्शन एक बहुत बड़ी बीमारी है, और ये करप्शन की बीमारी को दूर करने के लिए समय समय पर कुछ कदम तो उठाए गए। जैसे वोरा कमेटी। रिश्वतखोर नेताओं की खैर, नोट फॉर वोट। यदि विधायक और सांसद पैसे लेकर अपना वोट भेजते हैं तो उन पर चलेगा आपराधिक मुकदमा। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। मसला राजनीति और कानून का है। इस एपिसोड में हमारे साथ एडवोकेट डॉक्टर सुरेश माने साहब हैं, वकील भी हैं और लीडर भी। इनकी पार्टी है बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी। क्या है आज जो सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर आया है नोट फॉर वोट मामले में, क्या है इसका इतिहास और कानूनी मायने क्या है, इस समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या सिर्फ पैसा लेना ही माना जाएगा अपराध, या कुछ और भी है, क्या है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। स्वागत है सर। जय भीम। जी, शुक्रिया। जय भीम प्रोफेसर जी। आपने तो जजमेंट पढ़ ही लिया होगा पूरा। जी, जरा बिल्कुल समझाइए बिल्कुल। हम लोग को। ये पहली बात कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जजेस का अभिनंदन करना चाहिए जी। कि एक भारत के संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने में, करप्शन फ्री करने में, ये कल का जो फैसला 7 जजों के खंडपीठ ने दिया, जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, इनके नेतृत्व में ये 7 जजों का जो फैसला आया वो ऐतिहासिक है, महत्वपूर्ण है, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की सराहना जितनी करनी चाहिए उतनी कम है। जी। अब ये प्राथमिक टिप्पणी करने के बाद, जैसा आपने अपने शुरुआती उद्बोधन में कहा कि भारतीय राजनीति का करप्शन एक बहुत बड़ी बीमारी है, और ये करप्शन की बीमारी को दूर करने के लिए समय समय पर कुछ कदम तो उठाए गए। जैसे वोरा कमेटी, एन 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 वोरा, जो हुँ, सेक्रेटरी होते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उनके लीडरशिप में, अध्यक्षता में एक वोरा कमेटी रिपोर्ट बनाई थी,
और उसमें पॉलिटिशियंस, क्रिमिनलिटी एंड ये जो करप्शन का मामला है, इसको डीलिंक करने के लिए एक अच्छी स्टडी आई थी। हुँ, दुर्भाग्य से क्या हुआ कि उस स्टडी को किसी भी सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया और उसके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई करना थी, वो कानूनी जी, कार्रवाई नहीं, इसलिए वो सारा बस मामला ये एन वोरा की कमेटी की रिपोर्ट 91-92 के बीच की है। तो ये सारा हुँ, मामला फिर एक बार ठंडे बस्ते में गया और करप्शन फ्री पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को मजबूत करने में भारत सरकार ने एक मौका गंवाया। अब इसके बाद जिस तरह से अपने इंडिया में आयाराम गयाराम की कल्चर डेवलप हुई, सरकारें गिराने की कल्चर डेवलप हुई, सरकार गिराने के लिए एमपी एमएलए को घूस देने का मामला हुआ, पैसे देने का मामला हुआ। सुप्रीम कोर्ट में तो नोट एक बार दिखाए गए थे। ये सारे मामले जब थे तो साधारण आदमी को बहुत कंफ्यूज करने वाले थे कि क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, विधायक, क्या इनके खिलाफ इस तरह के मामले हो तो कोई एक्शन नहीं हो सकती क्या? ये मूलभूत सवाल खड़ा हो गया था। दूसरी तरफ जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, उनके कंडक्ट के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होता, चर्चा नहीं होती, उसके ऊपर पार्लियामेंट कोई बहस नहीं करती। उसी तरह का पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस नाम का प्रोटेक्शन सांसदों हुँ, को आर्टिकल 105 के माध्यम से मिलता है और विधानसभा के एमएलए को आर्टिकल 194 के माध्यम से मिलता है। अब ये प्रोटेक्शन क्या है? ये प्रोटेक्शन ये है कि संसद में जो भी सांसद बोलेगा, जो कंडक्ट होगा, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। उसके ऊपर किसी तरह से कार्रवाई होगी इनसाइड द हाउस, हाउस के अंदर जो करेगा, उसके ऊपर हुँ, कार्रवाई नहीं होगी। ये आर्टिकल 105 का एक प्रोटेक्शन था और सेम प्रोटेक्शन विधायकों के लिए आर्टिकल 194 के माध्यम से, संविधान की धारा 194 के माध्यम से अवेलेबल था। अब ये संविधान ने जो प्रोटेक्शन दिया था उसका कारण क्या? उसका कारण ये था कि जो जनप्रतिनिधि चुनकर पार्लियामेंट में जाएगा, विधानसभा के अंदर जाएगा, वो खुलकर जिस क्षेत्र की वो प्रतिनिधित्व करता है, जिन लोगों का वो प्रतिनिधित्व करता है, वो बिल्कुल खुलकर बात रखे, अगदी बिल्कुल बेबाक होकर बात रखे, उसके ऊपर किसी भी मर्यादा ना हो और इसलिए यहाँ अनलिमिटेड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब अमर्यादित लेवल का एक आज़ादी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और विधायकों के लिए सदन के अंदर बहाल की गई थी। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मूल मकसद है कि इनको प्रोटेक्शन इसलिए दिया था क्योंकि ये खुलकर सदन के अंदर जनप्रतिनिधि का कर्तव्य, दायित्व निभाए। अब इसमें एक मामला फिर क्रिमिनल लॉ का डेवलप हुआ था और वो ये हुँ, था कि सदन में अगर कोई एमपी या एमएलए ये क्रिमिनल नेचर का, ये गुनहगार के नेचर का काम करेगा, तो क्या उसके ऊपर कार्रवाई होगी? और जनरली आईपीसी में ये माना गया था इंडियन पिनल कोड के माध्यम से कि जब तक वो संसद है में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या एमएलए है, तब तक उसको उस अंदर वाले कॉन्डक्ट को वो क्रिमिनलिटी में नहीं माना जाएगा, वो गुनहगार की तरफ उसका कृत्य नहीं माना जाएगा। ये भी फिर वही प्रोटेक्शन है क्योंकि वो खुलकर कहे बात, अपना जनप्रतिनिधित्व का दायित्व निभाए, इसलिए ये छूट उसको सीआरपी से इंडियन पिनल कोड के दायरे में ये उनको मिली थी। अब जब ये आज़ादी एमपी एमएलए को मिली थी, तब 98 के दरमियान एक मामला डेवलप हुआ सुप्रीम कोर्ट के सामने। वो मामला इस तरह का था कि 1993 में जब देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे और जब इनके खिलाफ जब एक नो कॉन्फिडेंस मोशन जब लोकसभा में लाया था, जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था, तो उसमें ये
रिकॉर्ड पे अभी अवेलेबल है कि उसमें एक साथी ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान, रविंद्र कुमार नाम है उनका, उन्होंने सारी रिपोर्ट दे दी। अब वो रिपोर्ट में ये कहा कि एन शिवराज, पीवी नरसिंह राव, फिर ये सतीश शर्मा, अजीत सिंह, भजनलाल, वीसी शुक्ला, आर के धवन और ललित सूरी, ये जो कांग्रेस के नेता थे, इन्होंने 1903 में पीवी नरसिंह राव सरकार के खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया, तो वो नो हम्म, कॉन्फिडेंस जीतने के लिए लगभग 3 करोड़ रुपया कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दिया, ताकि वो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन के खिलाफ वोट करे। अब इसमें से 1 करोड़ 10 लाख ये सूरज मंडल को दिया था। अब इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के सूरज मंडल, शिबू सोरेन और साइमन बनार्डी और एक शैलेंद्र महतो, ये 4 एमपी जो थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के, इनके खिलाफ सीबीआई ने केस दायर किया गया था। ये जब सीबीआई का केस दायर हुआ तो फिर इसमें और फिर कुछ बातें सामने आई, और वो बातें इस तरह से आई कि ये कैश फॉर, ये एमपी के वोट। आजादी को बंधन करने वाला मामला, वोट, कैश फॉर वोट, ये डायरेक्टली षड्यंत्र में पीवी नरसिंह राव और बूटा सिंह इन्वॉल्व थे, इस तरह का इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आया। फिर इसके कारण जब ये ट्रायल कोर्ट में मामला गया, हाई कोर्ट में गया, तब इसके ऊपर बड़ी चर्चा हुई। वो बड़ी चर्चा का केंद्र बिंदु था आर्टिकल 105 और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन का मामला, कि क्या ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ बन सकता है। शुरू में ये 2 जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट में जब पहुंचा तो 2 जजेस ने मामले की सुनवाई की, और बाद में ये मामले की गंभीरता को देखकर 5 जजों के खंडपीठ को ये मामला सौंपा। जब 5 जजों के खंडपीठ के सामने रखा, तो उस वक्त के जो जस्टिस भरूचा थे, भरूचा के लीडरशिप में ये 5 जजों की खंडपीठ बनी। उसमें जीएन रे थे, एससी अग्रवाल थे, एएस आनंद थे और राजेंद्र बाबू, ये 5 जजेस थे। और ये जजेस के माध्यम से पहली बार भारतीय लोकतंत्र के संसदीय इतिहास में इस तरह का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो सवाल ये था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि जो भारत के संविधान का आर्टिकल 105, ये सांसद लोगों को प्रोटेक्शन देता है, जब तक वो हाउस के अंदर है तो उसको जो प्रोटेक्शन देता है, क्या वो प्रोटेक्शन क्रिमिनल एक्ट के बारे में भी लागू रहेगा, और क्रिमिनल एक्ट के ऊपर अगर लागू रहेगा तो क्या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, इसकी धारा इन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर लागू होगी। तो इसमें बुनियादी सवाल था कि देने वाले भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और लेने वाले भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हम्म, तो क्या ये दोनों के ऊपर कार्रवाई होगी, ये मूल रूप से मसला था। और फिर ये मूल रूप के मसले को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, तो 98 में सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों का खंडपीठ ने 4 वर्सेस 1, मतलब 4 वर्सेस 1, 4 बहुमत के आंकड़ों के आधार पर उन्होंने फैसला दिया। और वो फैसले में ये कहा कि सदन में पैसे की देन लेन नहीं हुई है, इसलिए ये मामला सदन के बाहर का है। इसलिए सदन के अंतर्गत जो कार्रवाई है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हम्म, इसके लिए वो किसी को भी दोषी नहीं ठहराते, और उनको आर्टिकल 105 का पूरा प्रोटेक्शन मिलता है। और इसलिए ना देने वाले गुनहगार है, लेकिन लेने वाले अगर उन्होंने बाहर पैसे लिए हैं तो वो गुने के दायरे में आ सकते हैं। और इसीलिए देने वाला बिल्कुल छूट गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर फैसला देते हुए कहा था कि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की आजादी का मामला है, और ब्राइब टेकर्स, जितने ने ब्राइब पैसा लिया, उनका मकसद क्या था, उसको स्टडी में ध्यान रखना चाहिए। फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन को डिफीट करते वक्त इनकी कार्रवाई क्या थी।
तो अगर पैसा लिया है और उन्होंने उस पैसे लेने के साथ-साथ उसके मुताबिक अगर संसद में वोट दिया है, तो ये नेक्सस इस्टैब्लिश होना चाहिए। ये कनेक्शन इस्टैब्लिश होना चाहिए और अगर ये कनेक्शन इस्टैब्लिश नहीं होता है, तो फिर इसमें इम्यूनिटी बरकरार रहेगी, मतलब सांसदों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये 98 का सुप्रीम कोर्ट का जो मामला पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस नाम की ये जो केस है, वो पहली बार सुप्रीम कोर्ट के इस तरह से आई और उसका परिणाम ये हुआ कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर घूस लेना देने में चक्कर में रहे, तो भी उनको संविधानिक प्रोटेक्शन मिलता रहा और वो क्रिमिनल एक्शन के बाहर के दायरे में रहे, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब ये जब फैसला हुआ था, तो 2-3 साल पहले एक इस तरह का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था। हालाँकि अभी ये जो बंगाल की तृणमूल की एमपी है मोएत्रा, उसके बारे में भी लगभग उसी तरह का मामला सामने आया है। तो 2 जजों के खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के कि इसकी लार्जर बेंच ने सुनवाई करनी चाहिए, इस तरह के रिकमेंडेशन करके चीफ जस्टिस को भेजा। परिणामतः क्या हुआ, ये 5 जजों का खंडपीठ का फैसला 98 का है, तो अगर उसको ओवररूल करना है, तो उससे बड़े जजों का खंडपीठ करना चाहिए। तो इसलिए इस समय जो कल फैसला आ गया, वो 7 जजों का खंडपीठ था, 7 जजेस का खंडपीठ, क्योंकि 5 जजों का खंडपीठ का फैसला 5 जजों की दूसरी खंडपीठ ओवररूल नहीं कर सकती, बदल नहीं सकती। इसलिए 7 जजों का खंडपीठ आया और जब 7 जजों का खंडपीठ आया, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने वही बहस हुई कि क्या सांसद या एमएलए, इनको जो संविधानिक का प्रोटेक्शन कवर है, आजादी के नाम पे, फ्रीडम के नाम पे, आर्टिकल 105 के अंदर, क्या उसके ऊपर फौजदारी कार्रवाई होगी, क्रिमिनल एक्शन होगी? और इस मामले में लंबी चौड़ी बहस हुई और सुप्रीम कोर्ट ने विचारांती 1998 के नरसिम्हा राव के मामले में जो फैसला दिया था, उसको पलट दिया। ये एक अच्छी बात है कि ये 7 जजों का फैसला एकमत से लिया गया है। ये बहुमत का फैसला नहीं है। ये सातों जजेस एक एक विचार के हैं, एक निर्णय के हैं और उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। ऐसे मामले से लोकतंत्र ठीक नहीं चलेगा और इसलिए ऐसे काम, पैसे लेना, चाहे वो संसद में बोलने के लिए या विधानसभा में बोलने के लिए, या पैसे लेना या देना फिर वोटिंग करने के लिए विधानसभा में या लोकसभा में या पार्लियामेंट में, ये दोनों को अपराध माना जाएगा। ये दोनों सिर्फ पहले पैसा लेना देना, पैसा लेना देना। पैसा लेना देना, लेकिन पैसा लेना देकर उसके साथ-साथ आप वोटिंग कर रहे हैं, क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं, उसके मुताबिक समर्थन या विरोध में भाषण कर रहे हैं, तो ये नेक्सस है। ये नेक्सस को ध्यान में रखकर अभी इसको क्रिमिनल कानून के दायरे में लाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने वो 98 का फैसला बदल कर कहा कि ये परमिसिबल नहीं है। इसके लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इम्यूनिटी नहीं है। इम्यूनिटी मतलब एग्जम्पशन नहीं है, बल्कि वो रिस्पॉन्सिबल हो गए, लायबल हो गए। इसीलिए मैंने कहा कि ये फैसला एक ऐतिहासिक है। भारतीय लोकतंत्र को क्रिमिनलिटी या करप्शन के मामले से थोड़ा साफ सफाई करने वाला दिखाई देता है। अब देखते हैं आने लागू वाली कितना सरकारें आने वाली सरकारें इसके ऊपर कितनी कार्रवाई करती है और स्वतंत्र जांच एजेंसियां, सीबीआई हो या ईडी हो, इसके ऊपर कितना ईमानदारी से काम करते हैं, उसके ऊपर भी इस फैसले का भवितव्य निर्भर करेगा। ये बात पक्की है। तो सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का वाया मीडिया काट लोग नेता लोग निकाल देते हैं। अगर पैसा नहीं ले, प्रॉपर्टी ले तो इसका क्या उसमें कोई मेंशन है ऑर्डर में? प्रॉपर्टी हाँ, ले अभी तक इसका डिटेल तो जजमेंट पढ़ना पड़ेगा, लेकिन कोई भी कंसिडरेशन आएगा, कोई भी अच्छा। जजमेंट बड़ा है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर या सदन के अंदर के व्यवहार के लिए अगर कोई लेन-देन हुई है, तो अब वो दायरे में आ जाएगी। यस, चाहे वो यस।
आपके बच्चों को एडमिशन दिया है, ये भी आ हम्म सकता है। आपको हम्म दिल्ली में फेवरली। किसी वो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का रहने का फ्लैट दिया है, या डायरेक्ट पैसा दिया है, या कोई पोस्ट रिटायरमेंट की पद की भी लालच दी है, तो ये सारे मामले उस दायरे में आ सकते हैं, क्योंकि ये संविधानिक संसदीय प्रिविलेजेस इसका उल्लंघन के दायरे में माना जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए सर, जैसे नेताओं पे हाउस के अंदर ये कोई नहीं प्रिविलेजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी है। अगर मैं बात कर रहा था एक जगह अभी कि जैसे बाबरी मस्जिद में आपने एक ऑर्डर दिया, तुरंत राज्यसभा ले लिया। इस पे कंडक्ट पे कोई है कुछ? मैं गोगोई एक्चुअली साहब की बात कर रहा हूँ खुल के। समझ गया मैं कि उनको ही है, बाकी चीफ जस्टिस या जजेस को भी फिर पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट दी है। तो हुँ। इसको लेकर एक्चुअली अपोजिशन के लोगों ने इश्यू बनाकर अदालत के सामने लाना चाहिए, हाँ, क्योंकि कूलिंग हम जो पीरियड तो हो, डिस्कशन, कूलिंग पीरियड फॉर द जजेस आल्सो, बिल्कुल, हाँ, ये कूलिंग हम पीरियड ब्यूरोक्रेट। अभी भी बंगाल में एक जज ने इस्तीफा दिया है। अब वो हुँ, चुनाव लड़ने जा रहा है। अब हुँ, नॉर्मली सिविल सर्विस कंडक्ट रूल में कोई भी आईएएस अफसर जो भी है, इसको अगर रिटायर होता है तो उसका मिनिमम कूलिंग पीरियड होता है, 6 महीना, 1 साल, जो भी है। हुँ, तो ये हुँ, कूलिंग पीरियड जजेस के ऊपर भी लागू होना चाहिए। हुँ, बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे भी लोग बैठे हैं, उनके ऊपर लागू होना चाहिए। नहीं तो आज मैं बॉम्बे का पुलिस कमिश्नर हूँ और कल इस्तीफा देके चुनाव लड़ रहा हूँ। अब उसके पहले मैंने बहुत कुछ काम किया है। तो ये मामले को भी देखने की जरूरत है। इसीलिए मैं रतन लाल जी बार बार कहता हूँ कि भारत का लोकतंत्र अभी भी विकसित नहीं हुआ है। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं ना, ये विकसित भारत की तस्वीर है, तो सचमुच विकसित भारत होने का बाकी है, वो अवस्था में डॉक्टर है। उसी डॉक्टर तरह डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि बहुत दिनों से ये यहाँ रिपब्लिक प्रैक्टिस में नहीं है, तो इस डेमोक्रेसी का आना नया लग सकता है। इसके लिए ये उपयुक्त मिट्टी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये डेमोक्रेसी इज इन अनडेमोक्रेटिक लैंड, ये हुँ, बाबा साहब की पोजीशन थी, क्योंकि यहाँ जी, के जी। सिस्टम अनडेमोक्रेटिक है, सोशल सिस्टम अनडेमोक्रेटिक है, और इसीलिए इस सिस्टम में लोकतांत्रिक मूल्यों का बीजारोपण करने के लिए समय लग सकता है। और यही बातें धीरे धीरे हमारे सामने आ रही है कि कई बार हमने सांसद, विधायक, इनके वर्तन देखे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो सीधे कनेक्टेड नजर आते हैं। जजेस के वर्तन, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो चाहे हाई कोर्ट के हो, इनका भी वर्तन सस्पेंस के दायरे में आता है। उनको तुरंत अगर कोई पोस्टिंग भी मिलती है, तो उसका कोई ना कोई कंसिडरेशन से ताल्लुक होता है, ज़रूर है। हुँ, फिर को होता है, लेन-देन का मामला होता है। इसीलिए मैंने कहा कि आपके बच्चों का एडमिशन भी अगर हार्वर्ड में कर दिया, तो वो भी हुँ, कंसिडरेशन मानना चाहिए। आपके लिए रहने को घर ही दिया, तो भी उसको दायरे को लाना चाहिए, क्योंकि हुँ। पार्ल वो आपके सदन के अंदर के बिहेवियर को प्रभावित करता है, उसके ऊपर वो इफ़ेक्ट करता है। तो जो 105 105 आर्टिकल के दायरे में जो सदन सदस्यता के नाते आपको फ्री स्पीच, फ्रीडम ये दिया है, उसका वो दुरुपयोग है। और ये दुरुपयोग को रोकने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एक थोड़ा नया कदम है, एक ऐतिहासिक कदम है, उसको मानना चाहिए। एक छोटा-सा और सवाल, जिस समय संविधान लागू हुआ, भारत एक फ्यूडल सिस्टम समझिए, सेमी फ्यूडल भी कह सकते हैं। तो ये एक प्रिविलेज दिया गया सांसदों को, जो पिछड़े इलाकों से, पिछड़े बैकग्राउंड से आए, तो सामंतों, बड़े-बड़े लोगों से डरे नहीं और जन सरोकार के मसले बेखौफ तरीके से, पर्पस यही था। और एक ये आदर्श स्थापित करने की बात थी कि लीडर्स आदर्श स्थापित करें समाज में। एक शुचिता, राजनीतिक शुचिता, ये नैतिकता बिल्कुल, की बात थी। एक मोरालिटी की बात थी। ये लेकिन अभी दावा कर रहे हैं कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, दुनिया के सबसे, लेकिन ये किस लेवल पे आ गया है कि चंद रुपयों के लिए और कुछ पोस्ट ये के लिए एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, और अब तो इसमें जजेस पे भी अब सवाल खड़े होंगे कि भाई जजेस पे भी कोड ऑफ कंडक्ट लगना चाहिए, कूलिंग पीरियड होना चाहिए। जैसे गोगोई ये साहब का मसला है। हुँ, ये अच्छा जी, मामला आपने उठाया कि शुरू में
भारत के जो लोकतंत्र की शुरुआत हुई, तो नेहरू के ही पार्लियामेंट को पार्लियामेंट के पहली पार्लियामेंट के समय में टीटी कृष्णमाचारी जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनको करप्शन मामले में इस्तीफा देना पड़ा था। इस्तीफा देना पड़ा था। यस, इसीलिए तो ये बात शुरुआत उठना ज़रूरी है। शुरुआत हो गई। फिर आपको जस्टिस छगला की एक रिपोर्ट है। जी। वो रिपोर्ट ये कहती है कि करप्शन बहुत इंडिया में तेजी से बढ़ता है। हुँ। उसके बाद को जस्टिस कृष्णा अय्यर ने टेकअप किया था और कृष्णा अय्यर ने कहा कि भारत में कोई भी उद्योगपति जितने गति से अमीर होता है, उतना दुनिया में कहीं नहीं होता है। उसका उसका स्पीड इतना है। इसीलिए जब जनप्रतिनिधि कानून बन रहा था, तब बाबा साहब अम्बेडकर लॉ मिनिस्टर थे और लॉ मिनिस्टर के नाते उन्होंने बिल पेश किया था पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट ऑफ 1951। तो जी। इस बिल को प्रेजेंट करते वक्त बाबा साहब लॉ मिनिस्टर थे, तो ये चर्चा में विषय आया था कि क्या भारत के उद्योगपतियों को भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का मौका देना चाहिए। ये जब विषय पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट को बनाते वक्त आया, तो बाबा साहब अम्बेडकर का जवाब ये था कि देश के हर तबके को संसद में आने का हक है, अधिकार है और इसलिए कारपोरेट को भी आने का अधिकार है, उद्योगपति को भी आने का अधिकार है। लेकिन लेकिन ये संसद किसी भी कीमत पर कारपोरेट के हाथ में नहीं जानी चाहिए, उद्योगपति के हाथ में नहीं जानी चाहिए। ये बात भी बाबा साहब अम्बेडकर ने 1951 के दरमियान ये पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट बनाते वक्त कही थी। आज दायरा बदला। आज बाबा साहब ने जो डर पैदा व्यक्त किया था, जो भीति या शंका उनके सामने आ रही थी, वो आज सच्चाई के रूप में बदल गई है और इसलिए सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, सुप्रीम कोर्ट का एक रिजोल्यूशन है कि देश के सर्वोच्च जुडिशरी के सारे जजेस को अपने एसेट्स और लायबिलिटी डिक्लेयर करने चाहिए। कुछ जजों ने की है, लेकिन आज तक बहुत से जजेस ने नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी नहीं किया है, हाई कोर्ट के जजेस ने भी नहीं किया है। आप ये सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे चले जाएंगे तो आपको ये जानकारी मिल जाएगी। मतलब इस देश का जस्टिस, न्याय, इसको एडमिनिस्टर करने वाला सबसे बड़ा फोरम अपने आप को भी पारदर्शिता, प्रामाणिकता, इसके जो भी पैमाने हैं, उस पैमाने के दायरे में खुद को लाना नहीं चाहता। इससे साफ होता है कि जब जजेस ही अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं करेंगे, तो फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर वो कितना दबाव डालेंगे, कितना प्रेशर बना डालेंगे। ये भी एक बड़ा मामला है। हालांकि चुनाव आयोग के माध्यम से इसके ऊपर एफिडेविट के माध्यम से, कुछ केसेस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने सुधार जरूर किया है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर कुछ पाबंदियां लगाई है, लेकिन जजेस अपने आप को पाबंदी के अंदर लाने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। ये कड़वी हुँ। सच्चाई है। जस्टिस बालकृष्णन के समय में यह मामला उठा था कि बहुत सारे जजेस आज भी अपने एसेट्स और लायबिलिटी डिक्लेयर नहीं कर रहे। इनके ऊपर चीफ जस्टिस कार्रवाई नहीं कर सकता, उनको कोई अधिकार नहीं है। तो ये भारतीय प्रजातंत्र के गैप्स है, ये लैप्सेस है। तो ये हुँ। लैप्सेस 1998 में जब नरसिंह राव का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, तो कोर्ट ने यह कहा था कि ये जो लैप्सेस नजर आते हैं, गैप्स नजर आते हैं, इसको ऊपर सरकार ने एक कानून बनाना चाहिए। लेकिन सरकार अच्छा, अपने कोई से भी नहीं हो, करें। नहीं, हाँ, कोई जुडिशरी अपने से नहीं करेंगे। नहीं, जुडिशरी का वो काम नहीं है। ये काम, कानून बनाने का काम मेजॉरिटी लेवल पे वो पार्लियामेंट का है, चुने हुए लोगों का होता है। जी, वो वो ठीक है। कानून सही या गलत, ये निर्णय करने का अधिकार जुडिशरी के पास होता है। इसलिए जुडिशरी ने कहा था कि सरकार ने एक कानून लाना चाहिए, लेकिन सरकारें आई और गई, लेकिन कभी कानून नहीं आया। और इसीलिए आज जैसा आपने कहा कि कोई भी कहता है इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, तो वो कौन से बेसिस पे कहता है, क्या उसके आधार है।
और अगर इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, तो ये इतने घोटाले होते हैं पार्लियामेंट को लेकर, खरीद फरोख्त होती है। अब राज्यसभा के चुनाव में वो क्रॉस वोटिंग हुई है, क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या उसके ऊपर इस जजमेंट के आधार पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जरूर होनी चाहिए, लेकिन भारत का विपक्ष भी उतना ही कमजोर है जितना सत्ताधारी पक्ष की नीतिमत्ता। तो ये दोनों को समझना चाहिए। ये दोनों को जब समझेंगे तो इंडियन पॉलिटिकल कल्चर इज अ बेसिकली करप्ट। बेसिकली कल्चर ही करप्ट है। तो कल्चर जब करप्ट है तो उसमें पैदा होने वाले नेता कैसे होंगे, उनकी मोरालिटी लेवल क्या होगी? और इसको अगर साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुडिशरी से मिलती है तो लोकतंत्र का हाल क्या होगा, ये आने वाला भविष्य बताएगा। मतलब जजेस को अपना प्रॉपर्टी डिक्लेयर करना चाहिए, तो अभी बहुत सारे जजेस डिक्लेयर नहीं करते हैं। तो जी एक ट्रांसपेरेंसी तो जुडिशरी में अगर नहीं रहेगी, तो मतलब समझ रहे हैं मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि यस ट्रांसपेरेंसी वो यस। रिफ्लेक्ट होना चाहिए एट ऑल लेवल। तो ये आज न कल जुडिशरी पे भी ये सवाल उठेगा ही और संसद के अंदर नहीं, उठेगा। रतन लाल जी, कम से कम पाकिस्तान को हमेशा हम नीची लेवल पे रखते हैं, लेकिन हुँ, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने वहां के प्रेसिडेंट को जेल भेजा है। जेल भेजा। हुँ। अभी तक भारत के सुप्रीम कोर्ट में इतनी हिम्मत नहीं आई कि यहाँ के किसी प्राइम मिनिस्टर को वो जेल भेजे, या हुँ, किसी लोगों को ऊंचे पदे पर बैठे हुए अपने गलत काम के लिए जेल भेजे। सुप्रीम हुँ। कोर्ट उस मामले में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के अभी भी नीचे है। वो लेवल अभी आनी है। चलिए शुक्रिया सर बहुत शानदार बातचीत के लिए और दोस्तों ये विस्तृत कानूनी पक्ष इस जजमेंट का क्या है और जुडिशरी को भी ट्रांसपेरेंट होने की ज़रूरत है, एडवोकेट सुरेश माने साहब कह रहे हैं। पूरा वीडियो देखिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जल्दी मिलता हूँ अगले एपिसोड में। शुक्रिया सर, थैंक यू। जी थैंक यू, जय भीम।